मैं राहुल ओझा आपके साथ। नालंदा हिंसा पर बड़ी खबर है। बिहार शरीफ में हिंसक का झड़प मामले में फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है। पुलिस सड़कों पर गश्ती कर रही है। डीएम की शहरवासियों से अपील है कि घर से बाहर नहीं निकले, ये अपील की गई है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील डीएम की तरफ से की गई है। अर्धसैनिक बलों की 9 कंपनियां बुलाई गई है। अब तक 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो लगातार प्रशासन का एक्शन भी नजर आ रहा है। अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी नालंदा में हो चुकी है। 9 कंपनियां बुलाई गई है अर्धसैनिक बलों की, जिनकी तैनाती की गई है और फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है। कोशिश लगातार यही की जा रही है कि अब स्थिति बिगड़े नहीं। पुलिस सड़कों पर लगातार गश्ती कर रही है। साथ ही डीएम भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहे हैं। अपील यह भी की जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकले। 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई। कितने लोगों की गोली लगी? 2 लोगों को गोली लगने की सूचना। 2 लोग, एक की मौत हुई है सर। पटना रेफर हुए हैं। अभी हम लोग को वहाँ से कंफर्मेशन आना है। फोर्स हम लोग 9 कंपनी आई है, अन्य जिलों से भी बल आए हैं। कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं और लोगों से भी फीडबैक आज लेने के लिए हर वार्ड से लोगों को हम लोगों ने बुलाया है। अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है। अर्धसैनिक बल आ गए हैं। कितनी कंपनी आई है? 9 कंपनी आई है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हिंसक झड़प को देखते हुए जिला प्रशासन ने अर्धसैनिक बल की 9 कंपनियों को मंगा ली है। इसके साथ ही कुल 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी कर लिया है। तो अभी हम मौजूद हैं लहरी थाना के पास, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर पुलिस वाहनें लगी हुई है और ख़ास करके जो है सुरक्षा की जो कई टुकड़ियाँ यहाँ पहुँची है और कई क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर है जो है काफ़ी पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हुई है। इधर देख सकते हैं किस तरह से जो इधर जो अर्धसैनिक बल के टुकड़ी यहाँ पहुँची है। एसएसबी भी है, इसमें शामिल भी है, जिनके कंधों पर अब सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा रही है। और ये देख सकते हैं किस तरह से जो है रातों रात मंगाया गया है। जिस तरह से कल हालात अचानक खराब हुए थे और जो लगातार गोलीबारी रुक रुक कर हो रही थी, उसके बाद से जो है यहाँ पर अर्धसैनिक बल आई है और अब है जो कि स्थिति कंट्रोल में करने के प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी शहर जो बिहार शरीफ शहर है पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील किया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे जिले में जो है 144 धारा का जो इस्तेमाल किया गया है और लोगों से साफ ही कहा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, तो ताकि लोग है जो शांतिपूर्ण तरीके से रहें। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सड़कों पर जो है पुलिस की वाहनें जो है लगातार गश्ती कर रही है और जो है सायरन बजाते हुए जो है लोगों को ये बीच संदेश देना चाहती है कि पुलिस आपके साथ है। नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। नालंदा के बिहार शरीफ में बढ़ती हिंसक झड़प को देखते हुए जिला प्रशासन ने अर्धसैनिक बलों की 9 कंपनी को मंगा लिया है और सभी को पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया जा रहा है। वहीं डीएम ने बताया कि कुल 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई चल रही है। सासाराम में हुई हिंसा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि उपद्रवियों ने मंदिर पर पथराव किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। और नालंदा की अगर बात की जाए तो यहां पर गिरफ्तारियां लगातार हो रही है। 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता है। नालंदा की अगर बात की जाए अभिषेक, तो किस तरीके की कार्रवाई वहां पर चल रही है? हालात फिलहाल क्या स्थिति जो है वो नियंत्रण में नजर आ रही है वहां? जी बता दो कि शुक्रवार को जब हिंसक झड़प हुआ था उसके बाद से जो है अचानक पुलिस ने हालांकि कंट्रोल कर लिया था मामले को। कल दिन भर शांति भी रही थी और कल जैसे ही संध्या ढली, शाम का अंधेरा हो पसरते हुए ये माने जो है गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके कारण जो है पुलिस बल जो है काफी परेशानियों का सामना कर, खास करके अंधेरे में जिस तरह से गोलीबारी की जा रही थी, दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग किया जा रहा था। उसमें 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत की हुई सूचना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौत हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात है कि 2 अन्य लोगों से भी गोली लगा, इसमें कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए थे। जिसके बाद जो है जो स्थानीय लोगों का जो कहना था कि सेंट्रल पुलिस को जो उतारा जाए और जो है पुलिस जिला प्रशासन जो है ग्रामीण शहरवासियों की मांग पर जो है कि 9 कंपनी जो टुकड़ियां है अर्धसैनिक बल का उन्हें मंगा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को वैसे प्रभावित एरिया में लगाया जा रहा है जहां की सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित है, उस जगह पर अर्धसैनिक बलों का लगाया जा रहा है। और इस मामले में कुल 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जी चलिए, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में की जा चुकी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।
और इस बीच सासाराम से बड़ी खबर आपको दे, जहां ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट है। सासाराम पुलिस का दावा है कि हैंडलिंग के दौरान अवैध विस्फोट हुआ है। ब्लास्ट में 6 लोग जख्मी हुए थे। फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्लास्ट मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आपको बता दें कि शनिवार की शाम नगर थाना इलाके के शाहजुमा मोहल्ले में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। सभी को वाराणसी रेफर किया गया है। आपको बता दें कि हिंसा के बाद इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण है। पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्ती कर रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक हिंसा के मामले में यहां से 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की जा रही है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, सासाराम की स्थिति की अगर बात की जाए तो यहां भी गिरफ्तारियां लगातार की जा रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण ही अभी बनी हुई है या फिर स्थिति कुछ कंट्रोल में है? सुबह से, चूंकि अब रविवार भी है और सुबह से जो प्रभावित इलाका है वहाँ दुकानें नहीं खुली हैं। लोग जो है अभी भी दहशत में है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस जो है रात से ही चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। रोहतास के जो डीएम है धर्मेंद्र कुमार और एसपी विनीत, वो भी लगातार मौके पर मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि रात में जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के बारे में जो बातें छनकर आई है उसमें यह स्पष्ट हो पाया है कि वहां पर बम प्लान किया जा रहा था, बम को बनाने का काम किया जा रहा था। जैसा कि प्रशासन का कहना है, किसी पहले तो अफवाह उड़ाने की कोशिश की गई कि दूसरे पक्ष द्वारा बम फेंका गया है, लेकिन बाद में प्रशासन ने इसकी खंडन कर दिया और कहा कि नहीं, जो क्षेत्र है, जो सर्कमस्टांस है, घटनाक्रम है, इसको देखने पर ऐसा लगता है कि वहां पर बम प्लान किया गया था। वहां पर एक मस्जिद है, उसके बगल में एक कोचिंग चलती है, एक बंद दरवाजा के अंदर एक और लोहे का दरवाजा है और वहां पर बम प्लान बनाने का काम हो रहा था, जैसा कि प्रशासन का कहना है। और उसी स्तर पर जांच चल रही है। अब तक मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि शहर के मिड एरिया में बम बनाने का काम चल रहा था और प्रशासन की इंटेलिजेंस इसमें कहीं ना कहीं फेल्योर हुई है। आखिर इस बम का उपयोग कहाँ किया जाता, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजीत आपका। तो हैंडलिंग के दौरान अवैध विस्फोट हुआ था और सवाल ही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या बम वहां पर बनाया जा रहा था। शहर में ब्लास्ट में 6 लोग जख्मी हुए थे। बहरहाल फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की छानबीन और जांच कर रही है। एक तक मैं स्वयं वहां पे था, कुछ और भी लोकल लोग थे, तो हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये घटना नहीं है जो कि कहीं कहीं से रूमर्स आ रहा है कि एक समुदाय ने जो है दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पे ये घटना की है। ये वही समुदाय के लोग मतलब वहीं पे थे और वहीं पे ये घटना घटित हुई है। और हम लोगों ने जो है गिरफ्तारियां भी की हैं। टोटल लगभग 32 गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं और अभी जो लोग वाराणसी रेफर हुए हैं उनकी भी डिटेल जांच की जा रही है। रामनवमी के बाद जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हिंसा हुई, जिस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी हुई, उसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब त्योहार पर हिंसा से जुड़ा इनपुट सरकार को मिला था तो फिर हिंसा हुई कैसे? न्यूज 18 ने भी कुछ ऐसे ही सवालों के साथ पड़ताल की ग्राउंड जीरो से। रामनवमी के बाद भड़की हिंसा पर सवाल। हिंसा से जुड़े इनपुट के बावजूद बवाल क्यों? कहां थी पुलिस? क्या कर रहा था खुफिया तंत्र? रामनवमी के बाद जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हिंसा भड़की, जिस तरह से उपद्रव हुआ, लोगों ने जिस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी की, संपत्ति फूंक डाली गई, वो हुआ कैसे? कैसे इतने बड़े पैमाने पर बवाल हुआ, वो भी तब जब सरकार को, प्रशासन को हिंसा से जुड़ा इनपुट खुफिया तंत्र से मिला था। आखिर क्यों प्रशासन के लोग सतर्क नहीं हुए और इतना बड़ा बवाल हो गया? इन्हीं सवालों को खंगालने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंच गई नालंदा के ग्राउंड जीरो पर। कि हम कहने को 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन किस तरीके से अपनी भावनाओं पर हम काबू नहीं पा रहे हैं, नियंत्रण नहीं पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर यह वर्कशॉप था और यहाँ पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब जो जिसको मन में आया उसने किया। पुलिस रही मुखदर्शक, प्रशासनिक नियंत्रण का रहा अभाव। अब अगर सवाल यही है कि अगर इंटेलिजेंस को पहले से इन चीजों की, अब जिलाधिकारी नालंदा ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग मंगाए गए थे, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उसको क्या इस बात की भनक नहीं मिली? खासकर
बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से और मुख्य सचिव के स्तर से तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। जी, प्रशासन की वजह से ऐसा हो गया। जो प्रशासन अपने ड्यूटी कड़ा करते तो इसमें नहीं होता सर। लगभग 50 को थे सर। 50 लोग, सब नौजवान थे, 18-22 की उम्र के लगभग। रामनवमी में हर साल जुलूस निकाला जाता है। छिटपुट घटनाओं की आशंका बनी रहती है। खुफिया विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था। बावजूद इसके प्रशासन का रवैया लचर रहा। सवाल इसी पर उठ रहे हैं कि आखिर शहर का माहौल अचानक से तनावपूर्ण कैसे हो गया। प्रशासन भले अब जांच की बात कह रहा हो, उपद्रवियों को पकड़ने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन नालंदा और सासाराम की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि चूक कहां हुई। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां गढ़ीरामपुर में प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान 2 गांव में वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मारपीट और पथराव शुरू हुआ तो वहां भगदड़ मच गई, जिसके बाद सूचना पर एसडीओ सदर यतेंद्र कुमार पाल, एसडीपीओ सदर राजेश कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बलपूर्वक हालात को कंट्रोल किया गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। तो ये तस्वीर प्रतिमा विसर्जन के दौरान झड़प की। हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य है और पुलिस ने पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया है। 2 गांव के लोगों के बीच वर्चस्व को लेकर के यहां मारपीट हुई थी। साहिबगंज के मीट मार्केट की गली में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें एसटीपीओ और कई जवान घायल हो गए। डीसी रामनिवास यादव और एसडीओ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दरअसल रसूलपुर देहला का रामनवमी जुलूस कृष्णानगर से गुजर रहा था, तभी एक गली से पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसमें एसटीपीओ राजेंद्र दुबे समेत कई जवानों को चोट लगी। अचानक पत्थरबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल साहिबगंज पुलिस ने मोर्चा संभाला है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है। अब हालात काबू में। और बड़ी खबर वैशाली के महुआ से, जहां संदिग्ध हालात में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। हालांकि मृतक के रिश्तेदार और स्थानीय लोगों ने शराब पीने की मौत की आशंका जाहिर की है, जिसको लेकर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना महुआ थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव की है। मृतक का नाम जयलाल माझी है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शराब पीने से लेकिन मौत की आशंका जो परिजन आशंका जाहिर कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि संदिग्ध हालात में 70 वर्षीय बुजुर्ग की यहां मौत हो गई है। हालांकि मृतक के रिश्तेदार और स्थानीय लोगों ने शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की है। प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही कुछ पुष्टि की जा सकती है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घटना महुआ थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव की बताई जा रही है। मृतक का नाम जयलाल माझी बताया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। घटना की सूचना मिली है जी। इसका परिजन का जो भी लिखित आवेदन होगा उसके आधार पर फिर आगे स्पष्ट होगा। क्या सूचना मिला था सर आपको? सूचना मिला है कि एक व्यक्ति की डेथ देहांत हुई है। हाँ, कैसे हुआ है? ये चीज नहीं क्लियर हो पा रही है। लोग बता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुआ। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया जाए। दारू पीने आई बेसी पी लिए होंगे, वो चलते वैसा मौत हो गया है। कौन दारू पिए थे? चुआ। कहाँ से पिए थे? परमानंदपुर। ये शराब रोज पीते थे? रोज 1-2 गिलास बेसी पी लिए होंगे, वो चलते मौत हो गया। हाँ कीजिए ना, एक मिनट। और प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रफुल्ल, रिश्तेदार तो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी वो शराब पीते थे, उन्होंने इस बार थोड़ी ज्यादा पी ली थी, मौत हुई है। हालांकि प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस संदिग्ध मौत को लेकर? ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जहाँ पे इस व्यक्ति की मौत हुई है वहाँ पे शराब कई मतलब महीनों से जो है वो वहाँ पे बेचा जाता है, बेचा ही नहीं जाता है। वहाँ पे बड़े पैमाने पे बनाई जाती थी शराब। और ये परिजनों ने स्पष्ट कहा है कि वो जिनकी मौत हुई है जयलाल माझी जिनका नाम है, वो आदतन शराब पीते थे हमेशा। और कल भी जहाँ पे उनकी मौत हुई है वहीं पे वो शराब की बिक्री होती थी। हालांकि प्रशासन जो है अभी इसको संदिग्ध मान के चल रही है और प्रशासन ने ये कहा है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना सही नहीं होगा। तो
प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन जिस इलाके में ये घटना हुई है उस इलाके की बात और वहां के स्थानीय लोगों ने प्रशासन को भी बताया और मीडिया को भी ये बात बताई है कि इस इलाके में व्यापक पैमाने पर शराब बनाई जाती है और शराब की बिक्री की जाती है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती और लोग जो है वो शराब पीने से उनकी मौत हो रही है। जी चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां स्वर्ण कारोबारी से लूट हुई है। 35 से 40 लाख के आभूषणों की लूट की खबर है। दुकान बंद कर घर कारोबारी जा रहा था और इसी दौरान लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंगिया थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के पिपरा घाट इलाके में बीती रात एक स्वर्ण कारोबारी के साथ लूट की बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। व्यापारी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था, तभी घात लगाए 3 बदमाशों ने हथियार दिखाकर उससे करीब 800 ग्राम के स्वर्ण आभूषण लूट लिए, जिसकी कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर पुलिस लुटेरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। सर, हम दुकान बढ़ा के जा रहे थे 8:30 बजे और घराड़ी के आसपास अपाची बाइक से। घराड़ी किस जगह? घराड़ी किसको बोला जाता है? श्मशान घाट से थोड़ा आगे वहीं पे छीन लिया सर। 3 लड़का थे, आप सब तीनों गोली बंदूक से। कितना का होगा? 800 ग्राम सर सोना था। कितना कीमत उसका? 40 लाख के करीब। मुंगेर में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बंगाली टोला से सामने आया है, जहां बंद पड़े घर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और लाखों का सामान चोरी कर ले गए। हालांकि चोरी का सामान ले जाते हुए चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि चोर एक के बाद एक सामान लेकर भाग रहे हैं। चोरों के हाथ में गैस चूल्हा भी देखा जा सकता है। वहीं अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। गिरिडीह में बगोदर फॉरेस्ट एरिया में एक हिरण को गोली लगने का मामला सामने आया है। हिरण के एक पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया। घायल हिरण को देखकर वन विभाग को लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे बगोदर के पशु चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया। वहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे हजारीबाग रेफर किया गया है। हिरण को किसने गोली मारी है, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। आशंका जताई जा रही है कि हिरण को शिकारी ने गोली मारी होगी। पशु अस्पताल के कर्मियों के मुताबिक गोली हिरण के पैर से होते हुए निकल गई, लेकिन हिरण की हालत गंभीर बनी हुई है। के द्वारा जानकारी मिला, हम यहीं पर थे। जानकारी मिला कि एक हिरण आया हुआ है और जो सो एक तालाब है टाइप का खाद है, उसमें छलांग लगा दिया। तो लोग इसको पकड़ करके रखा। फिर हम वहाँ पर पहुँचे, देखे अपने आंखों से, तो सही में देखे कि दोनों पैर में, एक साइड का बायां पट्टी का दोनों पैर में गोली लगा हुआ था। गोली का निशान भी समझ में हम लोग को आ रहा था। हम सोचे कि घायल है, तो इसको वन विभाग को फोन कर दिए हैं। अड़वाड़ा पहाड़ में ये हिरण का संख्या है जो हम लोग को देखने के लिए भी मिलता है और वहाँ लोग कहीं ना कहीं हिरण का शिकार करने के लिए कोशिश किए और शिकार के दौरान में इनको पैर में गोली लगा है। इसके कारण से इधर भाग के आया और ये हम लोग का जो खाद है उसमें गिर पड़ा। तो हम लोग ग्रामीणों के जरिए इसको पकड़ करके अभी रखे हैं और फॉरेस्ट विभाग में इसका सूचना दिया गया है। बिहार में मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने राजधानी पटना समेत कई इलाकों में रविवार को भी आंधी पानी के साथ ओलावृष्टि और ठनका गिरने की आशंका जताई है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना में आज सुबह से ही धूप निकली हुई है और हवा में नमी लोगों के लिए ज्यादा सुकून दे रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो राजधानी पटना समेत कई इलाकों में मौसम में बदलाव आ सकता है और कई जिलों में आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है और इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी के अलावा बक्सर और गया समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है और इसको लेकर मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की चेतावनी लोगों को दी है। मौसम विभाग की माने तो गया, औरंगाबाद, बक्सर, रोहतास, भोजपुर समेत दक्षिण बिहार के दूसरे जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का दावा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर होने से कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग
पटना के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी करते हुए सहरसा, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, जमुई, खगड़िया में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 दिनों के बाद फिर से प्रदूषण का स्तर वापस वहीं आ जाएगा जैसा बारिश से पहले था। AQI का खराब होना मेन मेड प्रॉब्लम है। इस कारण एक दिन की बारिश से AQI बहुत अच्छा हो जाए तो इससे कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं माना जा सकता। हालांकि गर्म पछुआ हवा गेहूं को फसल के तैयार होने के लिए बहुत जरूरी है। वर्षा से सबसे अधिक रबी की फसलों को क्षति हुई है। तो कुल मिलाकर अगर मौसम की बात करें, हालांकि राजधानी पटना का मौसम जो है आज सुबह से ही शुष्क है और तेज और तीखी धूप का एहसास लोगों को अभी से हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें परिवर्तन भी आ सकता है, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हालांकि हवा चल रही है और ठंड भी महसूस हो रही है उस हवा में लोगों को। देखना होगा कि मौसम वैज्ञानिकों का यह दावा कितना सही साबित हो पाता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देश में और बिहार में भी हाल के दिनों में बच्चों में ऑटिज्म की समस्या देखी जा रही है, जिसको लेकर राजधानी में ऑटिज्म के बच्चों के लिए कई थेरेपी सेंटर खोले गए हैं, जहां ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों की उचित देखरेख और उनका इलाज किया जाता है। ऑटिज्म जो हमारा जो अब UN का जो इस साल का थीम है वो भी यही कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स इंक्लूजन। अब हम ये बात ना करें कि ऑटिज्म को कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम कैसे उनको इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे मेन है कि इनका जो लर्निंग का पैटर्न है वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता, जिसे हम जो इनको इंस्ट्रक्शन दें ये मान लें बैठ जाएं, तो इनके साथ में डील करना पेरेंट्स के लिए बहुत आसान नहीं होता।